सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। हसरत उन गुंचों पर जो बिन खिले मुरझा गए, या बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। फिरदौस शमीम नकवी साहब और सईद गनी साहब ने जो आज तबले जंग बजाया है उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी खबर है। ट्रांसपोर्टर्स, और वो भी कराची के ट्रांसपोर्टर्स, सोए हुए लावारिस तबाहाल शहर नापुरसाने हाल कराची के ट्रांसपोर्टर्स बिलाखिर बिफर गए हैं। आखिरी इत्तलात आने तक वो बिखरे हुए ही थे। अब अगर हुकूमत उनको बिखरा दे तो मैं कह नहीं सकता। ट्रांसपोर्टर्स ने कल से कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर लाने का ऐलान कर दिया। इरशाद बुखारी साहब, सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का कहना था कि हम सीट बाय सीट गाड़ियां चलाएंगे। ये बात काबिल कबूल है, लेकिन आगे जो उन्होंने कहा उस पर इंसान सिर्फ हंस सकता है। कहने लगे कि ड्राइवर्स कंडक्टर्स मास्क और दस्ताने पहनेंगे। वो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता वो दस्ताने पहनने का तकल्लुफ भला क्यों करेंगे? वो गाड़ियां जो कंप्लीटली एयर कंडीशनड हैं, एयर कंडीशन इसलिए नहीं कि उनमें एसी लगा हुआ है, उनमें छत खुली हुई है नाइट राइडर की तरह, उनमें आप कहीं से भी दाखिल हो सकते हैं खिड़की समेत। वो गाड़ियां जो अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइश में रखी जाने के काबिल हैं, उसमें अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस एक सदी में भी इंसान सफ़र कर रहे हैं। जमहूरियत का ये सफ़र हमें यूटीएस बसों से, अर्बन ट्रांसपोर्ट स्कीम से, स्कैनिया 1 करोड़ वाली बसों से अल्लाह का शुक्र है चिंची रक्षा तक ले आया है। अल्लाह ताला इस जमहूरियत का इकबाल बुलंद करे, जमहूर की खैर है। इरशाद बुखारी साहब कह रहे हैं कि अगर मुदाखलत की गई या गिरफ्तारियां हुई तो हम धरने देंगे। एक और जवाब उन्होंने पेश किया, समझ में आने वाली बात है। कह रहे हैं कि हम दिहाड़ीदार हैं और हमारे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। ताहम ट्रांसपोर्ट के वजीर सिंध के जनाब अवैस कादिर शाह साहब कह रहे थे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला नहीं हुआ, यह फैसला कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद किया जाएगा। आखिरी खबरें आने तक कमिश्नर कराची के हवाले से कुछ टिकर्स मेरा ख्याल है चल रहे थे, ये चलना थे कि उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स को मना लिया है। आई डोंट नो अभी इस वक्त क्या स्टेटस है। अवैस कादिर शाह साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे। अगली स्टोरी, आसिफ अली जरदारी साहब के गुनाह इन्वर्टेड कॉमास में वो एक मरतबा फिर धुलने लगे हैं, क्यों कर भला। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब इल्ज़ामात की भरमार कर डाली। कहते हैं कि सिंध की 18 शुगर मिल्स जरदारी और ओमनी ग्रुप की हैं। कहते हैं कि सियासी दबाव के जरिए शुगर मिल्स को हथियाया गया। मासूमियत देखिए कि कह रहे हैं कि सिंध के लिए खुसूसी शुगर इंक्वायरी कमेटी की तश्कील का मुतालबा। जनाब, वो जो विफाक में एक इंक्वायरी हुई थी उसके बाद क्या हुआ? सब रावी चैन लिखता है, आप क्यों बिला वजह हुकूमत को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं? कह रहे हैं आज हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि सिंध के मामलात आपकी तवज्जो मांगते हैं। अपोजिशन से जब मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के मामलात भी वज़ीर आज़म की तवज्जो मांगते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने मासूमियत में सिंध में एमरजेंसी बल्कि माशी एमरजेंसी के नफाज का तकाजा फरमा दिया। पता नहीं क्या बात है, सिंध के वज़ीर आला जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब से कुछ बदगुमान दिखाई दिए। फिरदौस शमीम नकवी साहब कुछ बयान दिया है, मेरी समझ में नहीं आया। आज उनसे पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब भी। अगली स्टोरी वसीम अकरम प्लस पंजाब से है। एक मरतबा फिर बोले हैं, कह रहे हैं कि मुसीबत के वक्त कौम जो है वो मुश्किल घड़ी में लंदन यात्रा करने वालों को पहचान गई। नून लीग ने पता नहीं क्यों उस पर जवाबी वार किया है। कह रहे हैं कि कौम तैयारा हादसे के बाद नथिया गली जा करके सैर सपाटा करने वालों को भी पहचान गई। सिद्दीकुल फारूक साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि ये जो जवाबी हरबा उन्होंने आजमाया है उसकी क्या वजूहात हैं। वज़ीर आला पंजाब कह रहे हैं कि अपोजिशन ने साबित किया कि उनके सीने में दिल नहीं है।
नून लीग ने बड़ा फिल्मी जवाब दिया, कह रहे हैं कि दिलवाले तो लंदन और नथिया गली दोनों जगहों में मौजूद थे। फयाज चौहान साहब ने भी बहती गंगा में हाथ धोए हैं, कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ढिठाई से मास्क के बगैर घूम फिर रहे हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब से मेरी इल्तिजा होगी, नून लीग से मेरी इल्तिमास होगी, एक मास्क का सवाल है बाबा, नवाज शरीफ साहब को अरसाल फरमाएं और शुक्रिया का मौका दें। प्रोग्राम में तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों बशमूल अवैस कादिर शाह साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब और सिद्दीकुल फारूक साहब को खुशामदीद कहते हुए सबसे पहले कराची की स्टोरी चूंकि है, अवैस कादिर शाह साहब के पास जाएंगे। अवैस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिद्दीकी साहब। जनाब मन, आपकी ये मुस्कुराहट दिल ले जाती है, यकीन जानिए। सर, ये सूबाई वजारत ट्रांसपोर्ट बमुकाबला इरशाद बुखारी जो ये T20 चल रहा है, इसके नतायज कब तक मुरतब कर लिए जाएंगे? क्योंकि आपने जो झांसा दिया था, ऐसा लग रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स अब उसमें आने के लिए तैयार नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्दीकी साहब, एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी कि माशाल्लाह आपका अंदाज़े गुफ्तगू, उसकी जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह आपके हुस्न ज़न को बरकरार रखे। अदायगी आपकी माशाल्लाह, बहुत मज़ा आता है, कुछ सीखने को, कुछ अल्फाज हमें भी मिलते हैं। जहाँ तक आपने बात की कि कल ट्रांसपोर्टर्स ने ऐलान किया था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि किसी फ़र्द वाहिद की गुफ्तगू के बाद आप इसको ये कंसीडर ना किया जाए कि कराची की जितनी भी यूनियंस हैं उन्होंने ये बात की और उन्होंने ये कह दिया कि हम कल रोडों पे आ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट ले आएंगे। ये कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आज वो मुझसे सबकी मीटिंग भी हुई है, सबसे मिले भी हैं, सब ऑन बोर्ड हैं। SOPs जैसे कि हमारी तैयार हो चुकी हैं। अगर मैं इस डिबेट में जाऊंगा तो शायद आपकी जो अगली 2 स्टोरीज़ हैं उसको टाइम आप नहीं दे पाएंगे। मैं अगर NCC से शुरू करूं और अब तक आ जाऊं तो इसमें डिले क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, किस लिए हुआ है। आज 31 मई है। एक चीज़ मैं याद करवाता चलूँ कि आज 31 मई है। 7 मई की NCC की मीटिंग में कुछ चीज़ें तय हुई थी और वो राइटिंग में आई थी, और ख़ुद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उस मीटिंग में कुछ चीज़ें कही थी ट्रांसपोर्ट के हवाले से, लेकिन उन पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ, कोई मीटिंग कॉल नहीं हुई, ना हमें एतमाद में लिया गया, ना हमसे कोई बात की गई। ट्रांसपोर्टर हजरात का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सिंध गवर्नमेंट के इस विज़न को, इस कॉज में हमारा साथ दिया है, और आज भी वो मेरे साथ थे। उन्होंने यही बात दोहराई है कि इंशाल्लाह जो कल फैसला होगा, NCC के सामने आपने सिफारिशात रखी हैं जिस किस्म की, सेक्टर बाय सेक्टर हम इंशाल्लाह सारी चीज़ों को ओपन करते जाएंगे। मैंने रिकमेंडेशन CM सिंध को भी दी हैं और वो कल इंशाल्लाह NCC में रखेंगे। जो भी फैसला होगा वो सुनाया जाएगा। देखिए, एक चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम तो, फिरदौस शमीम नकवी साहब भी मेरे बुजुर्ग हैं, बैठे हुए, हमारे साथ मेरे कलीग भी हैं, लीडर अपोजिशन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये चीज़ तो वाजे हो गई कि हम लोगों ने सब ने मिल के काम करना है। अगर हम कोई बात करते हैं और फेडरल गवर्नमेंट की नहीं मानते तो हम पे ये इल्ज़ाम लगता है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, आप हमारे साथ काम नहीं करना चाहते। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है छोटा, इसको आए बाएं शाएं ना किया जाए कि 7 मई की मीटिंग के बाद चारों सूबों के वज़राए आला, गिलगित बल्तिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव, आज़ाद कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव और ख़ुद इमरान खान साहब उस मीटिंग में थे और मैं खुद उस मीटिंग में बैठा था। जो डिसीशंस हुए, जो आपने राइटिंग में दिए, जिन सेक्टर्स को आपने ओपन करने के लिए कहा, हमारे एतराज़ात थे, हमारे आर्ग्यूमेंट्स थे, लेकिन जिन चीज़ों पे कंसेंसस डेवलप हुआ, हमने वो फेडरल गवर्नमेंट की बात मानी। जो चीज़ें आपने कहीं कि बंद रखनी है 31 मई तक, और आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद, दूसरा डिसीजन कोर्ट का अभी नहीं आया था, 3 दिन के बाद तीनों सूबों ने उसकी वायलेशन कर दी। तीनों सूबों ने उसकी वायलेशन कर दी, उन पेपर्स की धज्जियां उड़ा दी और कुछ भी नहीं बचा। आप देख रहे हैं कि इस वक्त इस मुल्क में केसेस की तादाद किस तरह बढ़ रही है। पहली मीटिंग हुई थी जब कहा गया कि फैक्ट्रीज ओपन की जाएं, उस वक्त 12,000 के लगभग केसेस थे। दूसरी मीटिंग मिड ऑफ रमजान में हुई, अप्रोक्सीमेटली 28,000 के लगभग केसेस। सर, आपने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा, इसमें किसी किस्म की किसी बात से कोई अदम इत्तेफाक नहीं है। कंप्लीट कर लूं सिद्दीकी साहब, अब हमारे केसेस 70,000 एक्सीड कर गए हैं और हम और नरमी की तरफ जा रहे हैं। अकलमंदी का आप तयन कर लें कि दुनिया के सारे ममालिक में जब ग्राफ नीचे आ रहा था तो लॉकडाउन की नरमी की जा रही थी। अब जब हर जगह से डॉक्टर्स ने, आप 3-4 दिन से नोटिस कर रहे होंगे कि इवन पंजाब, KP के, बलोचिस्तान, सारे डॉक्टर हजरात ने यह मुतालबा किया है
कि अभी कोई ऐसा इकदाम उठाया जाए ताकि इन केसेस को रिड्यूस कर सके, जिनकी स्पीड इतनी बढ़ गई है नरमी के बाद सर, गॉट योर आंसर। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध जनाब फिरदौस द ग्रेट शमीम नकवी साहब के पास जाना चाहूँगा। हज़रत, सबसे पहले तो ये कि भूल जाइए उस एक जुमले को, अपनी याददाश्त से तल्फ कर दीजिए जो अवैस कादिर शाह साहब से नादानस्तगी में निकला। बुज़ुर्ग, आप अभी भी जवान हैं, इस बात पर यकीन रखते हुए मेरा सवाल ज़रा सुनिए और जवाब की कोशिश फरमाइए। सर, कोरोना केसेस बढ़ गए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी वज़ीर ट्रांसपोर्ट साहब ने ये भी बताया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला कह रहे हैं कि मुल्क में कोरोना केसेस में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है, अस्पतालों में जगह नहीं रही। चेयरमैन सेनेट का यहाँ क्या काम था, नहीं समझ में आया। जनरल नॉलेज का सवाल ये है, एक खबर मेरे पास रखी है, उसमें बताया गया कि सिविल अस्पताल में एक मरीज को मरने के बाद कोरोना का धक्का दिया जा रहा था। उसके लवायकीन ने उसके बाद नजराना अकीदत पेश किया, वो वीडियो वायरल हो चुकी है। लाश को कई घंटों तक हवाले नहीं किया गया। जिना अस्पताल में ये एपिसोड हो चुकी है। कराची के किसी अस्पताल में आप चले जाइए, किसी अस्पताल में कराची के इस वक्त आप चले जाइए, अव्वल तो आपको दाखिला ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हज़रत कोरोना स्पॉन्सर्ड बाय बिल गेट्स मामू, ये हमारा सब्र आजमा रहे हैं। और दूसरी बात, इस वक्त जो डॉक्टर्स हजरात हैं वो पता नहीं क्यों किस किस्म की मसीहाई का जो है वो मुजाहरा करने पर तुले हुए हैं। आदमी कोरोना से बचे तो बचे, लेकिन दीगर बीमारियों से जो है वो इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह माफ़ करे, मारा ही जाएगा। कुछ फरमाइएगा सर। देखिए, अवैस शाह साहब मोहतरम हैं, ये जो तरीक़ेकार हुकूमत सिंध ने इख्तियार किया है, हम महज़ब कौमों में देखते हैं जब मीटिंग के अंदर कोई फ़ैसला हो जाता है तो उसको फिर सब ऑन करते हैं। पहले ऑन करो और मीडिया पे आके उसको क्रिटिसाइज़ करो कि हमने तो नहीं चाहा था, लेकिन अब ये हो रहा है। अगर आप नेशनल कमांड काउंसिल के फ़ैसलों के मुताबिक अमल कर रहे हैं तो उनके नताइज को भी आपको ऑन करना पड़ेगा। हर सूबे को वज़ीर आज़म साहब ने रोज़ अव्वल से इख्तियार दिया कि वो अपने फ़ैसले ख़ुद भी कर सकते हैं, और सिंध हुकूमत ने इसका मुजाहिरा भी किया। मैं वो तमाम, जब कहा लॉकडाउन नरम करो तो इनका बयान आया कि हम लॉकडाउन सख्त कर रहे हैं। दर हकीकत ज़मीनी पोजीशन से हम सब वाकिफ़ हैं कि सिंध के 29 अज़ला में से सिर्फ 8 अज़ला के अंदर कोरोना था, और बाकी जगह तो एक केस भी नहीं आया था। ये कौन सी अक्लमंदी की बात है कि जहाँ कोरोना का कोई केस भी नहीं आए वहाँ भी लॉकडाउन कर दो? क्या मईशत इनको अजीज़ नहीं है? क्या लोगों की रोज़गार, गरीब का फ्यूचर इनको अजीज़ नहीं है? चलिए, उन 8 में भी डिबेट क्या थी? डिबेट ये थी कि कराची की कच्ची आबादियों में, स्लम्स के अंदर, और वो मोहल्ले जैसे अंचोली है, छोटे छोटे मकानात हैं, 4-4 मंजिला मकानात बन चुके हैं इनकी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मेहरबानियों की वजह से, जिसके इंस्पेक्टर्स जो है अपनी आंख बंद कर लेते हैं। इससे उनको भी कहीं ना कहीं ऊपर तक भत्ता पहुंचाना पड़ता है, इसलिए कि ये भी पोजीशंस बिकती हैं सिंध में। उसकी वजह से इन ऐसे इलाकों के अंदर 120 गज के प्लॉट के ऊपर अगर हर घर में भी 10 अफराद रहते हैं और 4 घर उसमें हैं तो 40 अफराद रहते हैं। मुझे दुनिया का कोई साइंसदान, कोई शख्स ये समझा दे कि जिस 120 गज के प्लॉट पे 40 लोग रहते हैं वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कैसे की जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ मुमकिन नहीं। उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी दुनिया ने भी दी, हमने भी उसके बारे में कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाइए। जहाँ कोरोना फैले उस इलाके को मुकम्मल तौर पे बंद कीजिए, उस तरह बंद कीजिए जैसे वुहान ने बंद किया था। उन्होंने जाके लोगों के दरवाज़ों पे कीलें ठोक दी थी कि वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकल ही नहीं सके। लेकिन उसके साथ उन्होंने किया क्या था? उन्हें खाना पहुंचाया, हर शख्स को पक्का पकाया खाना पहुंचाया। उसको बाज़ार नहीं जाने की ज़रूरत पड़ी, ना बाज़ार कोई निकला, ना सब्ज़ी मंडी के अंदर सब्ज़ियां बिकी उसी रश। इससे कि कराची में इन्होंने 10 सब्ज़ी मंडियाँ नहीं बनाई, वो एक ही सब्ज़ी मंडी रही जो 2 करोड़ शहर के लोगों को आबादी देती थी। वो एक ही स्लॉटर हाउस रहा जिधर सारा गोश्त
जो था वो कटता है, वो भी 10-10 कर देते, वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग कराते तो कोरोना नहीं फैलता। ये जो इनका मंतकी लॉकडाउन है वो हमारी मंतक में नहीं आता, और यही मसला है जो हम बार बार उठा रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर दो चीज़ों का मुकाबला है, डेथ वर्सेस डेथ। एक डेथ वो है जो कोरोना की वजह से हो रही है, और दूसरी डेथ है जो कोरोना के खौफ की वजह से। सर, आपने मुझे एक खबर शेयर करने का मौका हम पहुंचा दिया। मैं आपसे तवक्कुफ की सदा करते हुए सिद्दीकुल फारूक साहब की जानिब जाने की इजाज़त चाहूँगा। सिद्दीकुल फारूक साहब, एक खबर बता रही है कराची के ज़ियाउद्दीन, लियाकत नेशनल और साउथ सिटी समेत मुतअद्दिद निजी अस्पतालों का कहना है कि प्राइवेट अस्पताल कंसोर्शियम का अभी तक कोरोना वायरस के मरीज दाखिल करने के लिए सिंध हुकूमत से कोई मुआहिदा नहीं हुआ। वाज़ेह है कि सिंध हुकूमत सरकारी अस्पतालों में जगह न होने के बायस प्राइवेट अस्पतालों में गरीब मरीज दाखिल कराना चाहती है, ताहम इस सिलसिले में अभी तक कोई मुआहिदा नहीं किया जा सका। सर, अगर आप इस खबर पर तबसरा फरमाएं, कुछ रहनुमाई हमारी भी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। कोरोना का जिक्र ही सुबह शाम होता रहता है। मेरे दोस्त फिरदौस शमीम नकवी, जो दरअसल फिरदौस में शमीम या फिरदौस में बाद सबा, फिरदौस में नहीं चलेगी शमीम, और बाद सबा तो कहाँ चलेगी। तो बहरहाल जन्नत में पहुँचे हुए हैं। बात यह है कि कोरोना का मामला अगर पहले एहतियात कर ली जाती तो ये हम यहाँ तक ना पहुँचते। अब हाल वही है, वही कत्ल भी करे है, वही ले सवाब उठा, यानी ख़राबी भी पैदा की और सवाब भी कमाना कि जी हम ही ने ये कुछ किया है। भाई ये सारी सूरत हाल गंभीर से गंभीर तर, और ऊपर से आके जो फ़ैसला आखिर में हुआ कि ईद तक और वग़ैरह वग़ैरह, डॉक्टर्स जो मुतल्लिका लोग हैं, यानी कमाल की बात है कि इंसान का ऑपरेशन करने के लिए किसी माहिर सर्जन की बजाय किसी माहिर कसाई के हवाले कर दें कि जी तुम ही कर दो, तो वो क्या करेगा? उसने तो हिस्से बखरे टुकड़े करने हैं ना। तो उसका ये नतीजा है जो हम देख रहे हैं। नकवी साहब ने खुद फरमा दिया कि चाइना ने क्या किया, एक शहर लॉकडाउन उन्होंने कर दिया। भाई पाकिस्तान की सरजमीन पे तो कोरोना था ही नहीं मेरी जान। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस खबर पर उन्होंने लॉकडाउन किया, आपने बॉर्डर खोल दिया, आपने एयरपोर्ट्स खोल दिए। अब नहीं, अब मैं उस पर आ रहा हूँ कि अब ये सूरत हाल है कि प्राइवेट, जो मुझे मालूम हुआ है कि वो लाख 1.5 लाख रुपया और इस तरह से एक दिन के वो चार्जेस ले रहे हैं प्राइवेट अस्पताल। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद इस हवाले से सिंध हुकूमत को कानून साजी करनी पड़ेगी, और उसमें शमीम नकवी साहब और इनकी पार्टी जो है वो भी उनके साथ ताउन करें, ताकि प्राइवेट अस्पतालों की फ़ीस कम की जाए और वो फिर कोरोना के पेशेंट्स और को इस दौरान में, इस कानून साजी के दौरान जो लोग नहीं करेंगी गन्ने की मशीन में पिस जाएं, वो अल्लाह मियां के अपनी FIR दाखिल कर दें और उसके बाद ये केस भी इंशाल्लाह दाखिल दफ्तर हो जाए। नहीं, आपने भी मुझे ट्रक की नई वाली बत्ती के पीछे लगा दिया। आपकी ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये कानून साजी कल परसों 2-3 दिन में कर लें। भाई इतना मेरे देखिए सिद्दीकी साहब, ये 10 दिन हो गए हैं कि ईद के नाम पे लोगों को खोल दिया गया है, लोग भी परवाह नहीं कर रहे। तो अभी आपने जो गाड़ियों की जो है बसों की तस्वीर कशी की है, वो बसें क्या हैं? वो तो टांगा रेड़ा हैं। अगर उस तरह ही हैं जिस तरह आपने तस्वीर कशी की है और उस पर सारे लोगों को बिठाएंगे, तो ये सारे मिलजुल के मौत का सौदा और मौत की सौदागरी कर रहे हैं। ये नहीं करनी चाहिए, अकल से काम लें। दुरुस्त है। अवैस कादिर शाह साहब, जनाब मन, आपकी तरफ आना चाहता हूँ। आपके हवाले से भी कहा एक जुमला सर, नवाज शरीफ साहब का मैं जवाब दे दूं। नहीं सर, नहीं, जवाब दे दूं कि नवाज शरीफ साहब का मैं बाकायदा खुसूसी तौर पर तैयार करदा आपकी खिदमत में एक जबरदस्त सवाल पेश करूंगा, फिर जवाब दीजिएगा तो मजा आएगा। ऐसे कैसे जवाब दे देंगे आप? थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। अवैस कादिर शाह साहब मुस्कुरा रहे हैं, उनकी तरफ बोला हूं। अवैस साहब, जनाब सर, वजीर ट्रांसपोर्ट बदलते रहे। पहले यहाँ MQM के कुछ लोग मौजूद थे, उसके बाद फिर आप लोग आए, फिर कुछ और लोग आएंगे, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्लाह नजर बद से बचाए। हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक आदमी
गधा चलाते चलाते अचानक गाड़ी चलाने लगता है, उसके नीचे गाड़ियों के नीचे इखलाकन कई लोगों को ले लेता है, उसके बाद दौड़ करके पहाड़ पे चढ़ जाता है। यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन का निज़ाम नहीं है, कोई ऐसी मॉनिटरिंग नहीं है कि जो उसको पता चला सके। वहाँ ये ड्राइवर्स और कंडक्टर्स मास्क और दस्ताने पहनेंगे। इस लतीफ़े पर अगर आप कोई तबसरा फरमाना चाहें तो आपको पूरी आज़ादी और खुली छूट है। सिद्दीकी साहब, जैसा मैंने पहले कहा कि माशाल्लाह आप बोलते बड़ा अच्छा हैं और मैं बहुत सी चीज़ों का इस वक्त जवाब देना चाहूँगा, लेकिन जाहिर सी बात है प्रोग्राम किसी और हवाले से, और जो टू द पॉइंट आंसर है वो ये है कि ये जब SOPs हम लोग बना रहे थे, ये 1 महीना पहले की बात है, क्योंकि जब हमें NCC में ये कहा गया, अब फिरदौस शमीम नकवी साहब की बात की तरफ भी आऊँगा, तो हमने SOPs तैयार कर ली थी। तो ये हमने रिक्वेस्ट की थी सारे ट्रांसपोर्टर हजरात से, जिसपे सब लोग कराची के इत्तेहाद के हों या इंटरसिटी के हों, सब लोगों ने इस चीज़ पे एग्री किया था कि वाकई हम लोग मास्क भी पहनाएंगे और मास्क के अलावा किसी भी पैसेंजर को गाड़ी में नहीं बिठाएंगे, सैनिटाइजेशन की कोशिश भी करेंगे और जितना हो सकेगा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल किया जाएगा। देखिए, अगर आप SOPs पे अमल दरामद की बात करते हैं, अभी इस वक्त सिंध में ट्रांसपोर्ट स्टार्ट नहीं हुई। जो एक तकरीर हुई जिसमें ख्वाहिश का इजहार किया गया और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को 3 सूबों में खोला गया, जिसमें ना सिंध को बताया गया ना पूछा गया, हम तो उस मीटिंग के आसरे पर ही बैठे रहे कि अभी हमें कॉल आ रही है, अभी हमें बुलाया जाएगा, कोई फैसला होगा, हमें भी उसमें शरीक किया जाएगा, लेकिन हमें इस काबिल ही नहीं समझा गया कि उसमें शरीक किया जाए। देखिए, उन तीनों सूबों में क्या हो रहा है, उनमें क्या क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं, उनमें क्या क्या झगड़े शुरू हो गए, क्या वहाँ पे SOPs फॉलो हो रही हैं, क्या वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम इस वक्त काबिल जिक्र कर सके कि किसी सूबे में बसेस जो रोकी गई वहाँ पे देखा गया कि सीट बाय सीट नहीं, 2 सीट छोड़ के 1 बंदा बिठाया गया था। ट्रांसपोर्टर इत्तेहाद उन वजीरों के खिलाफ बोल रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, वजीर साहिबान का कोई बयान नहीं आ रहा। देखिए, बगैर सोचे समझे, बगैर किसी अक्लमंदी से अगर आप एक फॉरेन सेक्टर खोल देंगे तो वो कोरोना बम के मुतरादिफ होगा, और वही हो रहा है। हम लोग जिस चीज़ को कह रहे हैं कि फिरदौस शमीम नकवी साहब अगर हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, देखें बातें बहुत आगे तक जाएंगी। अगर हमारा तरीका उनको समझ में नहीं आता तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, बुजुर्गवार, हमारे पास जो भी काम था, जो हमारे पास सलाहियत थी, हमने कोरोना से फाइट करने में लगा दी और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले हमने इसी इंकशाफ के साथ यहाँ मुझे ब्रेक की कॉल दी गई है, लेकिन एक ब्रेक पर जाते जाते आपने दूसरी मरतबा बुजुर्ग कह करके दिल दुखाया फिरदौस शमीम नकवी साहब का। वापस आऊंगा तो उनके पास जाकर के कुछ उनके जख्मों पर नमक, मेरा मतलब है मरहम रखने की कोशिश करूंगा। नाजरीन, एक मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, एक शेर आपकी नज़र, उसके बाद पे सवाल पर आता हूँ। उसने हमारे ज़ख्म का कुछ यूँ किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। सर, वो बुज़ुर्ग वाली बात भूलते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आज आपने आसिफ अली जरदारी साहब की किरदार कुशी की एक जिहादी टाइप कोशिश फरमाई है, खुदकुश हमला आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में फरमाया। आपने कहा कि 18 शुगर मिल्स जरदारी साहब और ओमनी ग्रुप की हैं, सियासी दबाव के ज़रिए शुगर मिल्स को हथियाया गया, माशी इमरजेंसी, शुगर इंक्वायरी कमेटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सर, जहाँ तक मेरा नाक़िस इल्म मुझे साहब, अच्छा, मैं सवाल भी पूरा नहीं कर सकता, आप जवाब देंगे? चलिए आप जवाब दीजिए। ये मुकम्मल करें। नहीं सर, अब स्पीड ब्रेकर आ गया, अब आप खुद बोलिए। अच्छा, पहले तो मुझे बड़ी हैरानी हुई अहले ज़बां होते हुए, और आपकी तो तारीफ़ भी कर दी उवैस भाई ने कि आप बुज़ुर्ग के मतलब नहीं जानते। सर, मेरी तारीफ़ मुतादिद मरतबा ऑनर आप भी कर चुके हैं, मैं आपको मुकरने नहीं दूंगा। जी जी, मैं सिर्फ आपको आज तो मैं ऐसा लगता है कि कुछ स्लीपिंग पिल के साथ आए हुए, वरना तो आप फ़ौरन कहते कि बुजुर्ग का ये है मतलब है कि वो मुझे शायद फरासत में अपने से बेहतर समझते हो, दानाई में बड़ा समझते हो, बहुत सारी चीज़ों में। बुजुर्गी का ताल्लुक हमारे ज़बान में सिर्फ उम्र से नहीं है। राइट सर, उम्र तो दिल के से ताल्लुक रखती है, हमारा दिल हमेशा जवान है, और ये तो हम, ये हमारे बुजुर्ग भी हो सकते हैं, हम इनके बुजुर्ग हो सकते हैं। कहीं ये प्रोग्राम रंगीन ना हो जाए, कहीं ये प्रोग्राम रंगीन मैं चाहता हूं कि रखा। अच्छा, अब मैं आप तो आता हूँ रंगीनी से, दिल होना चाहिए जवान, उमराज की तरफ ले आता हूँ। सही।
संगीनी की तरफ ले आते। देखिए, ये अपनी जगह एक हकीकत है कि सिंध में 2005 से पहले 28 शुगर मिलें थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह 38 शुगर मिले हैं, जिसमें से 34 चल रही हैं, 4 बंद हैं। जितनी शुगर मिल्स का ट्रांजैक्शन हुआ बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ, कोर्ट के ज़रिए हुआ या लोगों का हाथ मरोड़ के पुलिस ने करवाया। बेनिफिशियरी इन एवरी केस इज ओनली वन ग्रुप। इन ऑल केसेस जितनी शुगर मिल्स ट्रांसफ़र हुई हैं सिंध में 2005 से लेके आज की तारीख तक, उसका बेनिफिशियरी सिर्फ एक ग्रुप है जिसका नाम ओमनी ग्रुप है। जो मिलें खरीदी गई हैं, चाहे वो ऑफिशियल कोर्ट असाइनी से खरीदी गई हों, बैंक के लिक्विडेशन प्रोसेस से खरीदी गई हों, इवेंचुअली दे हैव एंडेड इन द पॉकेट ऑफ ओमनी ग्रुप। एंड ओमनी ग्रुप एंड जरदारी ग्रुप आर सेम। ये नेक्सस पुराना है। आपको कोई इसमें हैरत की बात नहीं होनी चाहिए। ओमनी ग्रुप सन 2005 के अंदर 6 उनके बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट थे, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप कहते हैं, और नज़र न लगे 2017-18 तक 83 हो गई थी। उनकी ग्रोथ रेट बिजनेस की इन्वेस्टमेंट के, जबकि उनको एक सिख इंडस्ट्रीज़ का कर्जा था जो सिंध हुकूमत ने 2 बिलियन का कहा कि हम जो हमारी सिख इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रिवाइव करने के लिए देंगे। बातचीत में ये लगा कि राइस मिल्स, फ्लोर मिल, छोटी खाने, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दे के रिवाइव किया जाएगा, BMR में इस्तेमाल किया जाएगा। हकीकतन ये 2 अरब के टोटल बेनिफिशरीज, जबकि सिंध में 1200 सिख इंडस्ट्री थी उस साल, उसमें टोटल बेनिफिशरीज जो हैं वो 12 थे। और कमाल की बात और हुस्न ज़न की बात यह है कि उस 2 अरब में से 176 करोड़ यानी 1.76 बिलियन आउट ऑफ 2 बिलियन किस ग्रुप को मिले? वो मिले ओमनी ग्रुप को। बाकी जो 24 करोड़ मिले वो 12 को मिले। अच्छा चलिए इस पे भी छोड़ देते हैं। एक शुगर मिल थी जो स्टेट ओन्ड शुगर कॉरपोरेशन की थी, सिंध शुगर कॉरपोरेशन, थट्टा शुगर मिल है, उसको जो भी औने पौने करके इन्हीं ने बेच दिया उनको। फिर उसकी रिवाइवल के लिए 100 करोड़ रुपए का कर्जा भी दे दिया। कर्जा भी दिया सिंध बैंक से, और सिंध बैंक का कमाल देखिए, ये पूरा कर्जा यकमुश्त दे दिया। यहाँ सदीकुल फारूक साहब HBFC के तो रह चुके हैं, ज़रा इनसे भी पूछ लिएगा कि आज तक इन्होंने तारीख में कभी ऐसी ट्रांजैक्शन देखी हो। ये तो PMLN के हैं और मैं इनको सच्चा समझता हूँ, सिद्दीक इनके नाम के साथ लगा हुआ है। HBFC ने कर्जा किसी शुगर मिल को नहीं दिया। स्क्रू नहीं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आप समझते हैं ना, मैं तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एक स्क्रू ऐड नहीं हुआ और 100 करोड़ जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी आपने कहा या जो सवाल से पाकिस्तान के किसी बैंक में नहीं। अभी तो उसकी वजाहत बिल्कुल ड्यू है, उसकी वजाहत ड्यू है, लेकिन शो का चूंकि टाइम थोड़ा सा महदूद है, मैं थोड़ा सा तवक्कुफ की सदा करूंगा। जाना मुझे अवैस कादिर शाह साहब के पास चाहिए था। आपको बता तो दिया कि ये सारे अगर मैं जरदारी साहब के कारनामे नहीं है, सिल्क बैंक डबो दिया, समिट बैंक डबो दिया, ये सारी बातों की वजाहत के लिए मुझे अवैस कादिर शाह साहब के पास जाना चाहिए। सर थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं फिरदौस साहब, सर अगर आप थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाएं तो मैं इस बात की जवाब भी लूंगा। अवैस साहब सर थोड़ा सा तवक्कुफ, मैं प्रोटोकॉल के मुताबिक पहले सिद्दीकुल फारूक साहब के पास जाऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा, आप अपनी वजाहत दीजिएगा। सिद्दीकुल फारूक साहब, जनाब मन, मौजू थोड़ा सा आगे लेकर के चलता हूं क्योंकि आपसे मुताल्लिक जो खबर है उसका भी अहाता करना मकसूद ठहरा ही। मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि तस्वीर से मियां साहब के चाहने वाले खुश हुए, हालांकि मेरी जाती तौर पर यह हालत थी कि मुझे शर्म आ रही थी। प्लीज पार्डन मी सेइंग सो। पहले वो एक नाचते वाली तस्वीर, उसके बाद अब ये जो तस्वीर है, कल मैं इसके बारे में कुछ कह चुका हूं, आज दोहराना जरूरी नहीं है। हालत तो यह है कि वसीम अकरम प्लस ने भी इस पर तबर्रा फरमाया। उन्होंने कहा है कि कौम मुश्किल घड़ी में लंदन में सैर सपाटे करने वालों को पहचान गई है। क्या फरमाएंगे सर? पहली बात तो यह है कि अगर अल्लाह ताला तौफीक दे, मैं बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके ज़रिए कि मैं
दोबारा कुछ कुरान पाक का मुताला किया तो मैं देखता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला भी नर्म हक़ाइक़ बयान फरमाते हैं, नर्म अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के रसूल भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि अब अगर मैं पहले कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता था, नाम धरता था, तो अब ना धरूँ। लेकिन वसीम अकरम प्लस जिन्हें आप कहते हैं बुज़दार साहब, यार उन्हें थोड़ा सा खुदा, उनको तो बयान भी नहीं पता होता, कोई और लिखता है उनका बयान, नंबर 1, ये मुझे मालूम है। अब मैं ये बात अर्ज़ करता हूँ कि 4 महीने में अगर एक आदमी अपने फैमिली की 2-3 बच्चियों के साथ डॉक्टर के मशवरे पे कि ज़रा थोड़ा सा आप हवाखोरी कर लें जाए, और डिस्पोजेबल एक कप उनके हाथ में पकड़ा है, और वो मास्क हटा के अगर 2 घूंट चाय या कॉफ़ी जो भी था, मैं तो नहीं देख रहा कि क्या है वो पी ले, क्या अगर तो उन्होंने वेट लिफ्टिंग करते हुए देखा हो तो फिर तो बात है कि जी कहते हैं मैं दिल का मरीज़ हूँ और वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, या वो जनाब अली अपना वो कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, फिर तो कोई बात है। यार एक मरीज़ आदमी जिसकी सेहत ज़रा बेहतर है वो हवाखोरी के लिए बाहर निकलेगा तो ये भी आपके लिए बात है। नहीं, लेकिन फैयाज चौहान साहब को एतराज़ कुछ और था। वो कह रहे थे कि उनको कम से कम मास्क तो दिला दें, ये कोरोना से कम से कम उनको भी डरता हो तो दिखाएं कौम को। जब तक ड्रामे में हकीकत का रंग नहीं आएगा मजा नहीं आएगा सर। मास्क उनके पास, मैंने यही कहा है, मास्क उनके पास। सर थोड़ा सा तवक्कुफ, जल्दी से मुझे अवैस कादिर शाह साहब के पास जाने की कॉल दी गई है। अवैस कादिर शाह साहब जो वजाहत आपके कंधों पर, एक बात सिद्दीक साहब ये बता दें, सर मैं आता हूं आपकी तरफ। अवैस कादिर शाह साहब के पास मरने वाला था और आज मरने वाला था, थोड़ा सा तवक्कुफ। फिरदौस शमीम नकवी साहब, अवैस कादिर शाह साहब आप जल्दी से बीच में कूद जाइए वरना मेरे हाथ से सूरत-ए-हाल निकल जाएगी। जब वो चहलकदमी करने निकले उससे जवाब थोड़ा सा तवक्कुफ दुरुस्त हो गई है, और वो कब उनके पाकिस्तान को बचा रहे हैं, फिरदौस साहब, फरीदुल फारूक साहब, कौम के साथ वो कोर्ट के साथ वादा करके गए थे, चहलकदमी करनी नहीं होता है। ये बुजुर्गी की निशानी है कि बंदा ठंडा रहे, इतना जज्बाती ना हो। मेरे बड़े हैं, मैं जवाब देता हूं आपके सवाल का, हम जज्बाती बुजुर्ग हैं आपके। ये देखे जो अपने फिरदौस साहब ने बात की, ओमनी ग्रुप, ये पिछले 2 साल से इन्होंने जो बयानात दिए हैं, जो बातें करते आए हैं, जो स्लोगन्स दिए, जो काम किया, मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी एक बात है जिस पे ये लोग रुक गए हैं, या कौन सी ऐसी एक चीज है इन्होंने साबित की है कि हमने चोर पकड़ लिए, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। हम तो यहीं पे बैठे हैं, केसेस को फेस कर रहे हैं। नैब में आपने, नैब हमारे पीछे, सबके पीछे लगा रखी है, क्या प्रूव कर लिया आपने? अभी इस वक्त आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? जबरदस्ती केसेस, आप इल्जाम के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। चलें, आपने जो कहा मैं चुप करके सुन रहा हूं आपकी बात, मुझे इस बात का जवाब दे दें भाई, सब्सिडी आपने इस वक्त कौन से ग्रुप को दी है? आप क्या सब्सिडी आप खुद लाते हैं, एक चीज कैबिनेट में अप्रूव खुद करते हैं, ला खुद रहे हैं, मंजूरी उसकी खुद दे रहे हैं, फिर खुद ही उसी के खिलाफ इंक्वायरी करने को कह रहे हैं। आखिर आप करना क्या चाहते हैं, मुझे ये समझा दें। इतना अरसा हो गया है आप लोगों को, ये क्या ये बात है कि नैब के केसेस इस वक्त मियां साहब के खिलाफ आपने बात करना शुरू कर दी, एक तस्वीर आ गई और आपने उसके, आपकी पूरी काबीना उस पर लग गई? क्या और कोई काम आपके पास करने को नहीं है? इस वक्त नैब के केसेस आपने करने हैं, एनएफसी अवार्ड की बात करनी है, आपने इस वक्त 18 अमेंडमेंट की बात करनी है। देखें, हम ना इस मुल्क से कभी गए हैं, ना हम कभी मुल्क से जाएंगे। जिनको आपने जाने देना था उन्होंने आपने उनको जाने दे दिया। अगर इतनी हिम्मत थी तो रोक के दिखा देते। जख्मों पर नाखून मारने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अवैस कादिर शाह साहब, थोड़ा सा तवक्कुफ। आपकी खुरन जो जम चुकी थी उसको नोच डाला है। मैं थोड़ा सा तवक्कुफ की सदा करते हुए ब्रेक पर जाऊंगा। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो ज्ञान पहुँचे। फिरदौस शमीम नकवी साहब, एक बयान की जानिब आपकी कंप्लीट करने दीजिएगा प्लीज। अगर मुझे एक लाइन बोलने दे दें आप। जी अवैस कादिर शाह साहब, आप फुल मिनिस्टर हैं सर, आपको कौन रोक सकता है? देखिए, मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ जो फिरदौस साहब ने बोला। माजी में देखा गया कि हमारे इस वक्त के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत से वज़राए आज़म से ये कहा कि इल्ज़ामात आपके ऊपर आ रहे हैं, आपकी तरफ इशारा किया जा रहा है, तो आप ओहदा छोड़ दें, आप एमएनए रहें जब तक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं हो जाती। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को भी कहा गया, नवाज शरीफ साहब को भी कहा गया। मैं ये बात दोबारा दोहराता हूँ कि इस वक्त जो
शुगर कमीशन के चक्कर चल रहा है, जो आपने पोस्टपोन पे पोस्टपोन करते जा रहे हैं, आप उसको पीछे धकेलते जा रहे हैं, तो वो उंगलियां आपकी तरफ भी उठ रही हैं। अली जैदी साहब, खुसरो बख्तियार साहब, मौलवी महमूद कौन है, MM एंटरप्राइजेस क्या है और उसके पीछे क्या था, ये सारी चीजें सबको पता चल चुकी हैं। इस वक्त इल्जामात आपकी तरफ भी लग रहे हैं, तो आपको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ओहदा छोड़ के इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करने दें, जिस तरह आपने खुद ये मिसाल कायम की थी माजी में कि वज़राए आज़म साहिबान को कहा था कि आप ओहदा छोड़ के इंक्वायरी करवा लें। अगर राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ। अब मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब के पास जाऊं। फिरदौस साहब, सर काइंडली अगर आप मेरे सवाल तक महदूद रहें, तो क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। फैसल वावडा साहब कह रहे हैं कि सिंध का मुकद्दर 18वीं तरमीम बदलने से बदलेगा। कुछ लोग सिंध में बैठे हुए दिल जले कह रहे हैं कि काश फैसल वावडा को ही बदल दिया जाए। अगला बयान उनका यह था कि कराची में 69 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं, गिरा सकता हूं। लोग कह रहे हैं कि फैसल वावडा को अगर गिरा दिया जाए तो कराची वालों पर एक बहुत बड़ा एहसान होगा। इख्तिसार के साथ अगर आप जवाब दें तो फिर मैं अगले महाज पर जाऊं। कि देखिए, ये नूरुल आलफीन साहब, आपको ये पता है कि लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, डिपेंड करता है कि कौन क्या कह रहा है। नाम आप ले नहीं रहे तो मैं इसका जवाब क्या दूं। जो कह रहा है उसकी जितनी जहानत है, दयानत है, अमानत है, उसी के लिहाज से जवाब दिया जाता है। हर शख्स का जवाब नहीं दिया जाता है, कुछ वेल लेफ्ट होते हैं। जैसे उवैस शाह साहब और नासिर हुसैन शाह साहब ने इस शहर कराची, इस बदकिस्मत शहर को, ये 18वीं तरमीम का आफतज़दा शहर को 10,000 बसों का एक ने वादा दिया, 5 साल गुजार के चले गए, 10 बसें छोड़ के चले गए। पिछले साल 2000 बसों का वादा साहिब मौसूफ ने किया, जो इस वक्त तस्वीर आ रही है जिनकी मेरे सामने, और ये कहा कि अगस्त तक ये बसें आ जाएंगी। और आज जो है, मैं मई के आखिरी अयाम में बैठा हुआ हूँ और अभी तक उन बसों का बम्पर भी नहीं नज़र आ रहा। ये वो लोग हैं जिन्होंने कराची की बसों की छतों पे लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं, बसों के अंदर कम सफ़र करते हैं। ये क्या बात कर सकते हैं कि हमने इस सूबे की दयानत के साथ खिदमत की है, हमने इस सूबे में तब जो है दूध की नहरें बहा दी हैं। जो वादे जबान से करते हैं वो पूरे नहीं करते। हम इनका एहतसाब जल्दी से इख्तिसार के साथ फैसल वावडा पे आए, ताकि फिर मैं सिद्दीकुल फारूक साहब के पास नहीं है। इनके पास किसी चीज का जवाब नहीं है। जी, मैं कहा ना, आप मुझे बताइए किस साहब ने ये कहा है फैसल वावडा के लिए, तो फिर मैं उसके लिहाज से जवाब दूंगा। मैं ऐसे डायलॉग्स का जवाब देना पसंद, या तो कहेंगे नूरुल आरफीन साहब कह रहे हैं तो मैं नूरुल आरफीन को जवाब दूंगा। राइट, फिर इधर उधर कर, मेरे पास हर चीज का जवाब है, इसीलिए आप मुझे बुजुर्ग मानते हैं सरकार आली। सर आप तो सीरियस हो गए, तो मजाक में कहा था। अच्छा, घर बैठना चाहिए आपने, अभी काम नहीं करना चाहिए, बहुत हो गया। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि क्या करूं, थोड़ा सा तवक्कुफ। सिद्दीकुल फारूक साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जो हुकूमत चीनी को काबू नहीं कर सकी, वो कोरोना को भी कंट्रोल नहीं कर सकती। सर थोड़ी ज्यादती नहीं हो गई? मतलब कोरोना को इंसान थोड़ी उसको पकड़ करके नैब के हवाले कर दिया जाए, ये थोड़ा सा ज्यादती है बिल गेट्स के साथ। हाँ, ज्यादती हो गई। देखिए, हर एक चीज़ का तरीका है ना। कोरोना हो, डेंगू हो, खुदा न खास्ता कोई हैज़ा या इस तरह की कोई वबा को वबा के तरीके से कंट्रोल करने का जो तरीका है, जो SOPs हैं, जो कामयाब मुल्क हैं दुनिया में जिन्होंने काबू किया, उस तरीके से करना पड़ेगा। तो उस हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ठीक कहा। चीनी का मसला और साथ गंदम अब गायब है। गंदम अब एक लम्हा अब चीनी के साथ गंदम जो थी, गंदम गायब कर दी। अब चीनी को रख लिया और चीनी पे उसको इतना फैला दिया। मेरी जान, मसला सीधा था। आपकी हुकूमत में चीनी और आटा गायब किया गया, मुल्क में कमी थी, आपने बरामद कर दी। 29 रुपए किलो गंदम बरामद की, 70 रुपए दरामद की। और आटा 5 साल में हर साल इससे ज्यादा चीनी बरामद हुई है। राइट सर, आप दोनों हज़रात का मौक़िफ़ तो आ गया। आप अवैस कादिर शाह साहब से ये मामला एक लम्हा इमरान खान साहब ने, नकवी साहब मेरी बात पे बात नहीं करें। इमरान खान साहब ने तस्लीम किया, नकवी साहब एक लम्हा, शमीम नकवी साहब एक लम्हा, इमरान खान साहब ने तस्लीम किया कि जिन्होंने ये बहरान पैदा किया है, मैं उनके नाम जानता हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं। यार खुदा के लिए, अगर आपका लीडर भी गलत बात करे सर, या वो बात गलत थी, हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ मुझे अवैस कादिर शाह साहब की तवज्जो मबज़ूल करानी है। अगर वो बता देते तो आप कहते हैं कि बाकी नाम क्यों नहीं लिए। जरा थोड़ा सा अगर आप ताउन फरमाएं।
अवैस कादिर शाह साहब, सर आपसे बात करने से पहले, प्रोग्राम शुरू करने से पहले वो तो मैं ये तस्लीम करता हूं कि धमाके इमरान खान ने किए हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं ऐलान करता हूं, नकवी साहब खुश हो जाएं, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। अवैस कादिर शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से जब गुफ्तगू की जाती है, जिस एक प्रोजेक्ट पर सबसे ज्यादा इफ्तिखार आप जाहिर करते हैं, जाहिर है कि वो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज और ये जो कार्डियो अस्पताल है, इसकी इम्प्रोवाइजेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, NICVD। सर ये मुझे बताइएगा, इस वक्त NICVD में एक प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक वाकया हुआ है। गार्ड्स ने मरीजों को धक्के देके, मरीजों को, लवाकिन को धक्के दे करके बाहर निकाला है। इस धक्का मुक्की में मरीज की हालत बिगड़ गई है। वही बात जो मैं प्रोग्राम में शुरू में कह रहा था कि अस्पताल मरीजों को लेने से इनकार कर रहे हैं, है ना। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज हो या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, वहां दिल का मरीज जाता है, वहां कोरोना का क्या काम। और अगर है भी कोरोना अल्लाह मारा, तो क्या दिल के मरीज को धक्के देना, सर यहाँ सिंध सरकार कुछ नजरसानी करेगी इस एक प्रोजेक्ट पर जो आपका सरमाया इफ्तिखार है? सिद्दीकी साहब, अगर ऐसा कोई वाकया हुआ है, मेरे इल्म में नहीं है ये, अगर ऐसा वाकया कहीं पे एक जगह हुआ है तो ये तो एक चीज तय है कि बिल्कुल अगर किसी की गलती है तो उसको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी एक जगह पे अगर कोई फर्द वाहिद गलती करता है तो उसके लिए पूरे इंस्टीट्यूट या पूरे डिपार्टमेंट्स को उसका इल्ज़ाम नहीं दिया जाता। पिछले 4-5 साल से जितना NICVD सिंध में जिस तरह काम कर रहा है, जो परफॉर्मेंसेज हैं, मैं ये नहीं कहूँगा हमारे सूबे हमारा मुल्क है, अगर आप इस वक्त भी देख लें तो हेल्थ डिपार्टमेंट पिछले फरवरी से अगर आप इस वक्त तक का एक टेन्योर काउंट कर लें तो जो सिंध के हेल्थ डिपार्टमेंट में इंप्रूवमेंट आई है और जिस डायरेक्शन में सिंध का हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जितने आइसोलेशन सेंटर्स हैं, जितने हमने क्वारंटीन सेंटर्स बनाए, जिस तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट हुई है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जगहों से बहुत बेहतर है। अगर कहीं पे ये वाकया हुआ है, ये बहुत अफसोसनाक है, मैं कंडेम करता हूँ और मैं खुद भी अभी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से बात करूंगा और उसको बिल्कुल भी उसको छोड़ा नहीं जाएगा जिसकी भी ये गलती है। राइट सर, आपको ये बताता चलूं कि कल रात की खबर है कि जी सिद्दीकुल फारूक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? मैं अगर एक चीज सिद्दीकुल फारूक साहब की नजर कर दूं, मैं जरूर कहना चाहूंगा नकवी साहब मेरे भाई हैं, जल्दी से मैं इनके लिए एक लम्हा सुन ले थोड़ा सुन ले जी सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं अर्ज करूं जी कि इमरान खान साहब ने लंदन का फ्लैट बेच के पाकिस्तान में एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी और फिर उसके बाद 28 मई को पाकिस्तान में एटमी धमाके भी इमरान खान साहब ने किए। उनको खिराज अकीदत पेश करता हूं जनाब। अच्छा सिद्दीकुल फारूक साहब, एक और बात मैं बता दूं, आप कोरोना के इलाज के लिए कह रहे थे कि कोरोना से किस तरह वबा से निपटा जाए, वायरस से कौन निपट सकता है, तो मेरे पास एक सजेशन है कि हमारे जो फेडरल हेल्थ मिनिस्टर हैं वो बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं आपको कि इस वायरस को हम किस तरह फेस कर सकते हैं। अच्छा सर, छोड़िए कोरोना को, अब मैं देखिए आपको कैसा एंटरटेन करता हूं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर कल वजीर सच्चाई शेख रशीद अहमद साहब ने इंकशाफ किया था कि नवाज शरीफ तो डर रहे थे, वो तो मैं था और 1-2 मौसूफ और थे जिन्होंने एटम बम बना दिया। और आज इस जुल्फ पे फबती शबे दीजूर की सूजी, वजीर खारजा को अंधेरे में बड़ी दूर की सूजी। वजीर खारजा ने भी इस मजाक में सरकारी हिस्सा डाला है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये दर हकीकत मेरे मामू के घर पे बैठ के बनाया गया था। सर जरा अगर आप भी कुछ इसमें इजाफा फरमाना चाहें तो मैं तैयार हूं। माशाल्लाह जी, मुझे तो ये नहीं पता, मुझे तो ये पता मेरे मामू को नहीं जानते शायद हुजूर, वो सबा रफ्तार शाही अस्तबल की आबरू। वो अस्तबल तो सिर्फ सरदारी साहब के थे, बाकी आपको पता होगा। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि इस मुल्क में अगर किसी को क्रेडिट देना चाहिए एटम बम का, वो जुल्फकार अली भुट्टो को देना चाहिए और कदीर खान को देना चाहिए। बाकी सब बम फोड़ा या नहीं फोड़ा, अगर बम बनाते ही नहीं तो फोड़ते क्या? तो मैं समझता हूं कि अगर क्रेडिट देना है तो मुझे कोई ये वैसा आज आपकी बात पे मैं मजीद मैं इजाफा कर दूं जुल्फकार अली ईमानदारी से। नहीं, मैं शमीम नकवी साहब और बाकी दोस्तों को मैं ईमानदारी से कहूंगा कि पहला क्रेडिट जुल्फकार अली भुट्टो को, उसके साथ बिल्कुल डॉक्टर कदीर अहमद खान कदीर साहब को, तीसरा क्रेडिट अगरचे मैं बहुत मुखालिफ हूँ ज़ियाउल हक को, और फिर नाउ एंड नेवर वो नवाज शरीफ को। अगर वो उस वक्त धमाके ना करते तो उसके बाद धमाके नहीं हो सकते थे।
राइट सर जी। अवैस कादिर शाह साहब, अवैस कादिर शाह साहब, जरा शेख रशीद से शुरू कीजिएगा, वजीर खारजा से होते हुए, और फिर नवाज शरीफ साहब तक आइए। अरे मैं शेख साहब से क्या शुरू करूं? शेख साहब तो अभी अपनी ट्रेन चलाने में मसरूफ हैं। ये ट्रेन चलाते चलाते उनको एटम बम की याद कैसे आ गई? मैं तो इस चीज पे परेशान हूं। देखिए, अभी अगर किसी के मामू का, किसी के चचा का, किसी के कजन का नाम आएगा और झूठी नहीं, वो एटम बम के धमाकों से पहले उनका अपना क्लिप मौजूद है कि मैं भाग के लंदन चला गया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, और जब धमाके हो गए फिर मैं वापस आया। उसको सिर्फ अपनी जगह पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल न्यूज उनको बनानी आती है। देखें, इस वक्त भी पूरी फेडरल कैबिनेट किस चीज पे लगी हुई है। अफसोस के साथ कहता हूं सिद्दीकी साहब कि अफसोस हो रहा है फेडरल कैबिनेट पे कि 50 के 50 लोग सिर्फ मियां नवाज शरीफ की तस्वीर पे तबसरा कर रहे हैं। ये ओमनी ग्रुप के पीछे पड़ गए। ओ भाई, बात सुनो, इस वक्त ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज की जरूरत है, इस चीज की जरूरत है कि हम सब मिलके कोरोना से फाइट करें। इस वक्त ये जरूरत नहीं है, कोई नैब भागा नहीं जा रहा। हमारी लीडरशिप ना पहले कभी इस मुल्क से गई है, ना अब इस मुल्क से जाएगी। कोई कहीं नहीं जा रहा। जिनको आपने जाने देना था आपने जाने दे दिया। अब जरा केसेस को तो फेस कर लें। अब तो आपके गले में बातें पड़ गई हैं। अब इसका जवाब तो सिद्दीक फारूक साहब देंगे। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। फिरदौस शमीम नकवी साहब, वज़ीर ट्रांसपोर्ट साहब, और सिद्दीकुल फारूक साहब का बेहद शुक्रिया कि अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे शो में शिरकत की ज़हमत गवारा की और इस प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए, बल्कि शायद 8, 16 या 32 भी लगा दी हूँ, मैं कह नहीं सकता। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम वाइंड अप होता है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।